जैसा कि पिछले क्लास में मैंने क्रिटिसिज्म ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे डिस्कशन किया था। तो क्या पिछले वाले क्लास में अगर कोई आप लोग का डाउट है तो कृपया पूछें। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग देखा जाए तो एग्जाम के भी नजरिए से और सिलेबस के भी नजरिए से आपका सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है। एक दो टॉपिक बचा हुआ है। सेमेस्टर वन चाहे मेजर माइनर एमडीसी, मेजर खत्म हो रहा है मीन्स माइनर एमडीसी दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो पिछले लेक्चर में मैंने मोनिस्टिक थ्योरी के क्रिटिसिज्म पे चर्चा किया था। तो किसी को कोई डाउट है तो कृपया पूछें। अदरवाइज मैं थोड़ा इस टॉपिक को मीन्स जो कुछ एस्पेक्ट्स बचे हुए हैं उस पर चर्चा करूंगा। किसी को कोई समझ डाउट है तो कृपया पूछें। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। हाँ। तो देखिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए एलिमेंट्स उसके पढ़ेंगे। जैसे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के बारे में मैंने चर्चा किया। तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो 1933 में संपन्न हुआ, उसमें एक मोटा मोटी सहमति बन गई पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों के बीच कि चार एलिमेंट हैं इनके, और ये जो चारों एलिमेंट हैं वही होगा तभी उसको हम स्टेट मानेंगे। तो लेकिन उसमें भी सबसे अगर हम कहीं की भी बात करें, आप एक गांव की बात कर लें, एक मोहल्ले की बात कर लें, या एक आइलैंड की बात कर लें, तो दो तीन चीजें इजीली दिख जाएगी कि एक डेफिनेट टेरिटरी है और उसके अंदर एक स्टेबल पॉपुलेशन भी है, और मिला जुला के कोई कस्टम कल्चरल रूल या कन्वेंशन को फॉलो करके लोग जीवन यापन कर रहे होते हैं। बट फिर भी उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं बोला जाता है अनटिल अनलेस उसमें सॉफ्टनेटी ना जुड़ जाए। तो संप्रभुता जुड़ते ही वो राज्य का स्वरूप ले लेता है। लेकिन संप्रभुता के जो पहले मायने जिस पे चर्चा इन डिटेल की गई है वो है मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। और ये जो मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है वो पावर को सेंट्रलाइज कर देता है कुछ फिक्स पर्सन, या कभी कभी तो एक व्यक्ति तक सीमित हो जाता है। तो जब इसको बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड पर्सन के कंट्रोल में देखा जाता है तो एक डर होता है, और वो डर है ऑटोक्रेसी का, वो डर है टायरेनी का। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बताएंगे कि व्हाट इज ऑटोक्रेसी या व्हाट इज टायरेनी? कोई बताएंगे? चलिए मोटी मोटी मैं चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे टायरेनी की तो मैंने बताया ही है, बहुत बार क्लास में बताया। टायरेनी का जो हिंदी अनुवाद है निरंकुश तंत्र, मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें शासक क्या करते हैं, अपने हित के लिए शासन करते हैं, वो जनता के हित को दरकिनार कर देते हैं। तो ये जो टायरेनी कब आता है, जब उनके हाथ में पूरी पावर सेंट्रलाइज हो जाए और उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए। जैसे मोनेस्टिक थ्योरी में जब इसके सारे फीचर पढ़ेंगे तो इसको साफ साफ है, इनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है, डिसऑबे नहीं करना है, इनके पावर इनडिविजिबल है, इनके पावर एब्सोल्यूट है, इनके पावर अनलिमिटेड है। तो ये सारे फीचर मिलते ही सॉवरेनिटी मोनिस्टिक फॉर्म में अद्वैत अद्वैत वादी जो संप्रभुता का स्वरूप है या सिद्धांत है, पता चला मेरे अंदर शक्ति आ गई, संप्रभु मैं हूं, आई एम ए सॉवरेन पर्सन,
और सॉवरेनिटी, और मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं कुछ भी पढ़ाऊं, पता चला आपका सिलेबस सॉवरेनिटी पढ़ना है और मैं रिलीजन पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है स्टेट और मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरेस्ट, पता है आपको पढ़ना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और मैं कुछ मैरिज रूल या प्रॉपर्टी रूल पढ़ाना शुरू कर दूं। स्वेच्छाचारी मीन्स जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा और मुझे कोई कायदे कानून नहीं फॉलो करने होंगे, तो मैं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति का हो जाऊंगा, मैं अपने मन का करना शुरू कर दूंगा। और यही डर है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में, जिसमें एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट स्टेट के, अगर मैं पूछूं स्टेट को कौन कौन देखे, हु हैज सीन स्टेट, राज्य को कौन कौन देखे हैं आप लोगों में से? सर सब देखे होंगे कौन कौन राज्य को। राज्य आपने देखा है, बताइए। राज्य का कैसा चेहरा है, गोरा है, काला है, हाइट लंबी है, बूढ़ा है, यंग है, क्या है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर वो सर लैंड लैंड के बेसिस पे है, कितना उसका लैंड मार्क है। ओके, और? गवर्नमेंट और सिटीजन्स। ओके, हाँ ये भी हो सकता है। जो स्टेट है और राज्य की जो एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। मीन्स उसको माना जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा, और उसी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, राज्य जैसी संस्था या राज्य रूपी संस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए संप्रभुता जैसे सिद्धांत आए, जिससे कि राज्य को मजबूती मिले। लेकिन राज्य क्या सजीव है या निर्जीव है? तो राज्य का जो मूर्त रूप है, जिसको हम जिस रूप में इसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, वो है सरकार। वो है क्या? सरकार। तो अब चीजें समझ में आई मैं क्या पूछना चाह रहा था? यस यस सर। सर। तो चलिए आप बताइए, कौन कौन कितने तरह के सरकार देखे हैं? लोकतंत्र की सरकार। हाँ तो ठीक है, मैं कोई एक दो एग्जाम्पल बताइए, वर्तमान या पुराना सरकार को जो आपने देखा है। सर पॉलिटिकल लोक पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी तो रूलिंग भी हो सकती है। मेरा ये कहना, सरकार, अगर मैं अभी बोलूं कि डोनाल्ड ट्रंप हेड ऑफ द स्टेट है अमेरिका का, तो वो सरकार का मुखिया है, वो सरकार का रूफ है, और स्टेट के सारे पावर उन्हीं के थ्रू एक्सरसाइज किए जाएंगे। कोई हवा में तो कोई नहीं होगा कि अपने आप कोई सिस्टम होगा और स्विच ऑन कर देंगे और सारी चीजें अपने आप होगी, नहीं होगी। तो वो कैसे होगा? कोई व्यक्ति होगा और व्यक्ति ही उस चीज को क्या करेगा? एक्सिक्यूट करेगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर सॉवरेनिटी के नाम पे संप्रभुता को आधार बना के किसी व्यक्ति में सरकार को देखा जाता है, या सरकार व्यक्ति ही चला रहा है, तो व्यक्ति राज्य का मूर्त रूप हो जाएगा। और जब मूर्त रूप होगा व्यक्ति राज्य का, तो उसके पावर सॉवरेनिटी आ जाएगा। और अगर उसके अंदर वो वाली सॉवरेनिटी आ जाए, कौन वाली? मोनिस्टिक थ्योरी वाली सॉवरेनिटी, तो वो तो बोलेगा कि मेरा तो कोई अपोज ही नहीं कर सकता, मैं जो बोलूंगा वही फाइनल है। मैं मतलब एक तरह से सर्वोच्च हूं, आई एम द सुप्रीम, नो वन कैन चैलेंज मी, एंड एवरीवन इज व्हाट यू कैन से ready to obediently follow, obediently accepting the orders. Means thing is clear. Means power is centralized in one person, and one person can do anything because he or she is claiming oneself as a state. And if oneself as a state,
then obviously he or she is having the power of sovereignty. Or if the sovereignty is here is monastic, then no one will question him or her. And in this condition, a person who is having the sovereignty representing the state will work according to their own choices, आर्बिट्ररली, स्वेच्छा के रूप में काम करना शुरू कर दे। कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य का मूर्त रूप सरकार के रूप में एक व्यक्ति, और व्यक्ति के अंदर वो मान रहा है वो व्यक्ति कि मैं संप्रभु हूं और अद्वैतवादी संप्रभु हूं, तो ऐसी स्थिति में वो जो चाहेगा वो करेगा, अपनी इच्छा से करेगा, स्वेच्छा से करेगा, तो व्यक्ति का हित तो दरकिनार हो जाएगा और तानाशाही का आलम शुरू हो जाएगा। मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल विल स्टार्ट। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप बहुत सारे, जैसे इंदिरा गांधी पहले कांग्रेस की प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1975 में, और अराउंड आई थिंक 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और एक तरह से उनके अंदर यही भाव आ गया था, आई एम द स्टेट, मैं जो हूं सब कुछ मैं ही हूं, और मैं जो बोलूंगा सबको फॉलो करना पड़ेगा, और एक तरह से तानाशाही रवैया अपना ली थी। और जैसे अभी नरेंद्र मोदी, आप इनका देखिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहीं भी जाएंगे, अगर वो रैली करते हैं तो एक बड़ा सा माला आता है। आपने देखा है नरेंद्र मोदी जी को जब बड़ा सा माला पहनाया जाता था, आप लोग देखे कभी? यस देखे। सर। तो आपने क्या देखा, वो बड़ा सा माला में क्या सिचुएशन क्रिएट होता है? अकेले नरेंद्र मोदी जी होते हैं उसमें। और अगर कोई गलती से अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी एंट्री करते हैं तो वो पता नहीं कैसे आंख दिखाते हैं कि वो लोग सब बाहर आ जाते। आपने देखा है कि नहीं? यस सर। तो इससे क्या पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर संप्रभुता घुस चुकी है, और वो बोल रहा है कि मैं जो बोलूंगा वही होगा। लेकिन 2024 इलेक्शन के बाद उनकी सीटें कम हो गई है, तो ठीक है, वो अपने लीडर, बीजेपी के लीडर को भले अकोमोडेट नहीं करते हो, बट जो अलायंस पार्टनर है, जैसे रिसेंटली मैंने देखा कि आए हुए थे बिहार, तो नीतीश कुमार उनके बगल में थे, तो वो जान के वापस दूर जाने लगे कि अब मैं, मतलब मोहल्ला है और नरेंद्र मोदी जी हैं तो हम कैसे, तो नरेंद्र मोदी जी खुद ही उनका हाथ पकड़ के खींच के बोलते आइए आइए। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज मैं ये बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में ना, जब मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है और वो क्रेडिट एक व्यक्ति के हाथ में चला जाता है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब इनके हाथों में उन वो लगने लगा, उन दोनों को लगने, उनको भी उस समय लगा और अभी नरेंद्र मोदी जी को भी लगा लगभग इलेक्शन खत्म होने से पहले कि मेरे कारण ही बीजेपी जीत रही है, मेरे कारण ही कांग्रेस जीत रही है, मैं नहीं रहूंगा या नहीं होती तो सरकार ही नहीं बनती। तो ये एक तरह से तानाशाही रवैया को इंगित करता है। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद जब पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो उनकी मजबूरी हो गई, इधर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनको अपने साथ करने का, और दूसरा आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, और फिर एक नाथ शिंदे, और बहुत छोटी छोटी पार्टियां, रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, तो ये सब लोग मिलके उनको समर्थन दिए, तब उनकी सरकार चल रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो संप्रभुता है वो एक व्यक्ति में अब केंद्रित नहीं रहा, बहुत व्यक्ति में केंद्रित हो गया। तो ये एक तरह से क्या है, मतलब पावर सेंटर बहुत लोगों के हाथों में है। अगर पता चला नरेंद्र मोदी जी एक तरफा करने लगेंगे तो पता चला ये दोनों बड़े बड़े जो नेता हैं बिहार के और तेलंगाना के, वो सपोर्ट ना हटा ले, जब इसे पीछे हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये चीज समझते हैं कि नहीं आप? यस तो ये एक तरह यस से सर। ये सारी चीजें ये यस बताता है सर। कि जब किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो
लोकतंत्र में रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जब इंदिरा गांधी के हाथ में पूरी शक्ति आ गई तो संविधान संशोधन करने लगी बहुत। उसी तरह जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के पास शक्ति आई, ये भी खूब संशोधन करना शुरू कर दिए, इतना तेजी से बदलना शुरू कर दिए कि सब डरने लगे कि ये तो नेक्स्ट इंदिरा गांधी हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार जब तो ये एक डर है कि संप्रभुता रूपी, जो संप्रभुता एक गुण है राज्य का, उसका इस्तेमाल अंत में एक व्यक्ति करता है। अगर वो एक सरकार करता है और अगर उस सरकार में एक व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए और सारी शक्तियां और संप्रभुता का वो केंद्र वो व्यक्ति हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगी? ऑटोक्रेसी या सेंट्रलाइजेशन। टायरेनी, निरंकुश शासन या स्वेच्छाचारी शासन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि नागरिकों का जीवन खराब हो जाएगा। तो अभी तक ये चीजें समझ में आई आप लोगों को कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब मैं जो यस सर। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मैं बार बार पढ़ाया होगा एरिस्टोटल के बारे में, तो आई यूज टू कोट लाइक दैट और दिस that the politics is master science, and according to Aristotle, politics is master science means, or the meaning of is that if anything is happening in a state, then that is the order of political head, that is the order of political leader, that is the order of head of the state, and everyone is following or obeying the orders of state, means sovereign power. अगर अरस्तु के शब्दों में मैं बात करूं तो ये साफ चीजें हैं कि अरस्तु बोलता है कि राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है और सभी उसके नीचे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मेडिकल सर्विसेज देने के लिए डॉक्टर लोग होंगे, एजुकेशनल सर्विसेज देने के लिए टीचर प्रोफेसर होंगे, उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस चलाने के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए बिजनेस ग्रुप होंगे, इंटरप्रेनर्स होंगे, व्यवसायी होंगे। उसी तरह तमाम चीजें, जैसे आपने इंजीनियर्स का ग्रुप सुना होगा कि वो रोड बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, ट्रैक बनाते हैं। तो इस तरह राज्य के नीचे बहुत सारी संस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, तकनीकी संस्थानें और अन्य इसी तरह के संस्थानें जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न कार्यों का निर्वहन नहीं, मतलब उनको वो सेवाएं प्रदान करते। अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा। पता चला किसी को पढ़ना है तो टीचर के पास जाएगा, प्रोफेसर के पास जाएगा। पता चला किसी को घर बनवाना है तो इंजीनियर के पास जाएगा। पता चला किसी को मतलब कोई व्यापार शुरू करना है तो मार्केट में जाके अपना इंटरप्राइज खोलेगा या कोई कंपनी खोलेगा। तो ये सारे अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को फुलफिल करते हैं, है ना। मतलब संस्था के जो कार्य है उसको पूरा करते हैं और पूरा करने वाले अंत में व्यक्ति ही होते हैं। व्यापारी भी व्यक्ति है, डॉक्टर भी व्यक्ति है, आर्थिक गतिविधि में लिप्त सारी व्यवस्थाएं कोई व्यक्ति ना व्यक्ति देखता है। तो इससे ये बताने का मेन मकसद ये है कि किसी राज्य में, अरस्तु तो बोल रहा है, अगर अरस्तु के इस शब्द को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का समर्थक है। लेकिन इसके इतर लास्की, J.R. लास्की अपने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स और ऐसे बहुत सारे किताबों में सॉवरेनिटी के प्लूरलिस्टिक फॉर्म का समर्थन करते हैं, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। वो बोलते हैं कि ये अद्वैतवादी सिद्धांत निरंकुश तंत्र का जड़ है, इससे व्यक्ति का जीवन, राज्य में रह रहे जनता का जीवन दूभर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनके अच्छे जीवन नहीं होंगे। तो इसलिए उनका ये मानना है कि जब तक ये संप्रभुता बहुलवादी नहीं होगी, इंदिरा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जैसे नेता आएंगे
और आंख ऐसे दिखा के लोगों को डराएंगे, और खुद गलती करेंगे और मानेंगे ही नहीं, और झूठ पे झूठ बोलेंगे। इंदिरा गांधी आई थी गरीबी हटाने, आई थे गरीबी हटाए ने। नरेंद्र मोदी जी आए थे देश को विश्व गुरु बनाने, और गरीबों को मतलब बोले थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, वो ट्रेन में भी नहीं चल पा रहे हैं। तो इस तरह से साफ पता चलता है कि जब एक व्यक्ति में सारी शक्तियां समाहित हो जाती है, तो इससे साफ पता चलता है कि जनता जनार्दन झूठ मूठ का हो जाता है सिर्फ चुनाव के समय। उसके बाद नेता बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलके शोषण करते हैं, चाहे वो कॉलेज में फी का मुद्दा हो, या ट्रेन का भाड़ा हो, जहाज का भाड़ा हो, या नवादा से बिहार शरीफ जाने का बस का चार्ज हो, ये सारे चीज बढ़ जाते हैं। तो क्लियर कटे, किसी भी चीज की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन एक बहुत तेजी से बढ़ना जनता के हित में नहीं है। इसे साफ पता चलता है उसका बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा, और गरीब गरीब होते चले जाएंगे और अमीर अमीर होते चले जाएंगे। तो जैसे आप रिचार्ज वगैरह देख लीजिए किस तरह से इतना बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, इसके बहुत फेवर अगेंस्ट में लोग आएंगे, लेकिन एक चीज तो सबको मानना पड़ेगा कि इससे ज्यादा अगर बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और ये सरकारी कंपनी है, तो इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको इतना अच्छा करें कि सस्ती सेवाएं, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो, और एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनियों को पूरा वर्चस्व प्राप्त करने का खुला ऑफर ना मिल जाए, और खूब मतलब रिचार्ज और सेवाएं में खूब पैसा ले। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर मैं मतलब लास्टी के शब्दों में देखा जाए, लास्टी मोटा मोटी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन भी करता है और पूंजीवादी व्यवस्था का भी समर्थन करता है। लेकिन वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन इसलिए करता है, उसका ये मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में ही ये जो राज्य और बहुलवादी संस्थाएं बच पाएगी। लेकिन साथ में वो बोलता है कि जो गरीबी अमीरी के बीच के अंतर है उसको बांटा भी जाना चाहिए, राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहिए टैक्स कलेक्ट करके। लेकिन वो जो बहुलवादी संप्रभुता की बात कर रहा है, उसका तात्पर्य ये है, उसका ये मानना है कि अगर कोई आर्थिक संगठन है, कोई सांस्कृतिक संगठन है, कोई धार्मिक संगठन है, कोई व्यापारिक संगठन है, कोई खेल कूद का संगठन है, तो ऐसे जितने भी संगठन है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, और ना इससे ऊपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना इससे ऊपर कोई राजनीतिक संस्थाएं हैं। जैसा आपने सुना अरस्तु के शब्दों में कि पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस, बट अगर हम लास्टी के शब्दों में बोलें तो उनका मानना है कि सब बराबर है। अगर पता चला कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसने, और पूरा जो डॉक्टर लोग का जो समूह है जो इलाज वगैरह करते हैं, मरीज का इलाज करते हैं, तो ऐसा बड़ा एक संगठन है। उसी तरह प्रोफेसरों या टीचरों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसी तरह व्यापारियों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसी तरह पॉलिटिकल लीडरों का एक संगठन है। तो कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं चले, सब बराबर है, और सबका मेन मोटो है जनता के जीवन को सुखमय करना। और इसमें कोई हायरकी नहीं है, कोई पदानुक्रम नहीं है, कोई न ऊपर है न नीचे है। तो ये जो संप्रभुता का सिद्धांत का बहुलवादी रूप है, हमेशा लोकतंत्र और जनता के हित को तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है। तो चीजें समझ में आई आपको या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट आज ट्राई करूंगा शेयर कर देने के लिए, जिससे आप लोग, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपके जो एग्जाम हुआ था आपके सीनियर्स का सेमेस्टर 1 का, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था मैं बताता हूँ। सबसे पहला चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी से आया था, अप्रोच से आया था, अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच से सवाल आए थे, है ना। फिर उसके बाद राइट से आए थे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जस्टिस से सवाल आए थे, सॉवरेनिटी से आए थे, ये सारे से सवाल आए हैं, है ना। तो अगर अभी तक जो मैं पढ़ा दिया हूँ, अगर उसको आप थॉरो रीडिंग कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, सारे के सारे करके आएंगे, है ना। तो अब इतना चीज बताया, ऐसा तो ये मैं पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि नहीं,
ये सिद्धांत को बताने के बाद टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी पे चर्चा करूं। तो कोई बता सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी कितने हैं? कोई भी? सर दो प्रकार। क्या? जी बोलिए। सर सॉवरेनिटी को तो दो भागों में ना बांटा गया, एक अद्वैतवादी सिद्धांत और ये बहुलवादी सिद्धांत। जी जी, ये तो सिद्धांत दो प्रकार के है ही। मैं जैसे आपको पावर बताया था ना, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ सॉवरेनिटी के टाइप्स किसी को पता है? नहीं पता है किसी को? किसी को नहीं पता है कंफर्म? मुझे तो नो लगता सर। है पता है बट बता नहीं पा रहे हैं आप लोग। और आपने सुना भी होगा, चलिए बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा लीगल सॉवरेनिटी, कानून, कानूनी संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। अब याद आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर आपने सर सुना होगा ऐसे जो नेशनल सांस्कृतिक सॉवरेनिटी। सब। जी बताइए। हेलो। सॉवरेनिटी के बारे में जैसे, ठीक है, मैं अभी क्या बताना चाह रहा हूँ। लीगल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, फिर डिज्योर डिफैक्टो सॉवरेनिटी, ये सारे चीज आते हैं। तो इसको तेजी से मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, जिससे कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इसका रिप्लाई दे पाए। तो हम सबसे पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये भी मैंने बताया है। ये तो बहुत इन डिटेल बताया, एग्जाम्पल दे के भी बताया। कोई बताएंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या है? सर हमारे भारत में पॉपुलर सॉवरेनिटी ही है। कैसे है, कोई एक्सप्लेन करेंगे? बताइए, कोई बताएंगे? सर लोगों की संप्रभुता यानी लोकप्रिय लोकप्रिय संप्रभुता, जैसे कि लोगों को वोट देने का अधिकार और फ्रीडम, लोग अपनी धर्म को मान सकते हैं और अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपनी संस्कृति अपना सकते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। बट चलिए पहले लीगल सेवनिटी बारी बारी से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो कानूनी संप्रभुता है, ये एक तरह से लॉ मेकिंग पावर को इंगित करता है। कि जो कानून कौन, जैसे अगर मैं एग्जांपल से बात करना चाहूँ तो अपना पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है कि नहीं? जैसे पार्लियामेंट में जो भी कानून बनता है वो सबको मानना पड़ता है। तो इस प्रकार जो लीगल सॉवरेनिटी है वो किसको बताता है? सॉवरेनिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है? सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर। कैसे एक्सप्लेन करता है? सुप्रीम लॉ मेकिंग पावर मीन्स ये एक ऐसा सुप्रीम, मतलब ऐसी सॉवरेनिटी है जो, मतलब किसी ग्रुप को, जैसे पार्लियामेंट हो सकता है, जिसको सर्वोच्च कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ना? और ऐसे में इनके जो ऑर्डर्स होंगे लॉ के हिसाब से वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। और ये कोई नैतिकता या प्राकृतिक नियमों से बंधे नहीं होते हैं। मतलब जो लॉ बेस्ड या लीगल सॉवरेनिटी है, जो जिसमें सर्वोच्च कानून निर्माण करने की शक्ति समाहित मानी जाती है, उसमें ये कोई मोरल सॉवरेनिटी और नेचुरल, सॉरी, मोरल लॉ और नेचुरल लॉ को कंसीडर नहीं करता है। और अगर गार्नर के शब्दों में देखा जाए तो वो लीगल सॉवरेन को एक ऐसा अथॉरिटी मानता है जो अपने पावर को
या अपने एक्शंस को लीगल फॉर्म में, लीगल ऑर्डर के रूप में एक्सप्रेस करता है। लीगल मतलब कानूनी और सर्वोच्च आज्ञा के रूप में, मतलब राज्य जो है क्या है, एक तरह से आदेश देता है कि आज से ऐसा किया जाना, आज से वैसा किया जाना, तो कानून पहले बनता, और वो कानून का जो आदेश है वो राज्य का आदेश है। और ऐसा सॉवरेनिटी को गार्नर के शब्दों में क्या बोला जाता है? लीगल कानूनी सॉवरेनिटी। हाँ, संप्रभुता। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। नो सर। अरे मैं हैंड देख रहा हूँ। कौन है? अनिल जी लिखा हुआ। कौन है ये? स्टूडेंट है अपने या कोई और है? अनिल जी कौन लिखा हुआ, कौन नाम है? ठीक है, तो मैं लीगल सॉवरेनिटी बताना ये चाह रहा हूँ कि लीगल सॉवरेनिटी एक ऐसी सॉवरेनिटी है जो किसी संस्था या ग्रुप ऑफ पर्सन को सर्वोच्च कानून बनाने का अधिकार देता है, और ये क्या नैतिकता और प्राकृतिक लॉ को नहीं मानता, ये कोई डिवाइन लॉ को नहीं मानता, ये नैतिकता से परे है। तो यही है लीगल सॉवरेनिटी। बाकी अन्य सॉवरेनिटी अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, अभी तक चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। तो समझ यस लीजिए सर। आपका सिलेबस मोटा मोटी कंप्लीट है। तो रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है ना? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।